नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए नोटिफिकेशन, एक और नए जॉब के बारे में। इस बार जो है इंडियन नेवी के अंदर भारत सरकार द्वारा यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन नेवी के अंदर फिर से एक और बार नई जॉब के साथ इस वीडियो की शुरुआत होगी। इस वीडियो में बताया जाएगा आपको एक और नए जॉब के बारे में जो कि इंडियन नेवी के अंदर रहेगी। इसके अंदर अगर मैं बात करूं कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है तो 350 प्लस। आप इस बात को समझ सकते हैं, लगभग लगभग 400 के पास इतने लोगों को इस बार इंडियन नेवी के अंदर एक और नए जॉब के लिए नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है। यानी कि इस बार अब एक और नए जॉब के अपडेट के साथ इंडियन नेवी ने एक और बार बताया है कि इस बार वो फिर से जॉब के लिए लोगों को लेंगे इंडियन नेवी के अंदर। उसी टॉपिक से रिलेटेड ये पूरा वीडियो रहेगा। आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा जिससे कि आपको समझ आए अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँ। आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं बात करूँगा एज लिमिट कि कितने से कितने के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। साथ में एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यानी कि कितना आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है इस जॉब के लिए, और कितनी जो है इसके अंदर क्या कोई पैटर्न रहेगा, कैसे एग्ज़ाम होगा। अगर आप जैसे ये देख रहे हैं इंडियन नेवी के अंदर जो जॉब रहेगी जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, उसके लिए हम ये भी बात करेंगे कि क्या कोई यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा इस जॉब के लिए, और अगर लिया जाएगा तो उसका पैटर्न क्या होगा। सारा कुछ पूरा सिलेक्शन प्रोसेस और पूरा आपके ये जो इंडियन नेवी के अंदर ये जो जॉब रहेगी जो कि चार्ज मैन की जॉब है, इसके लिए कैसे होने वाला है रिक्रूटमेंट, कैसे जॉब मिलने वाली है, पूरा डिस्कस होगा। आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। देखिए पूरा नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर अभी चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको भी ऊपर से नीचे पूरा नोटिफिकेशन जो है वो दिखा रहा हूँ। ये पूरा नोटिफिकेशन रहेगा, इसी को पूरा डिस्कस किया जाएगा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यानी कि शुरू से लेके एंड तक पूरा डिस्कस होगा। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा बड़ा नहीं है नोटिफिकेशन, सिर्फ 7 पेजों का है, 7 पेजेस का है, और सारा नोटिफिकेशन डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। खासकर ये इंडिया के अंदर से कहीं भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसी के बारे में चर्चा होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे पास इंडियन नेवी की रिक्रूटमेंट यानी कि जो इंडियन नेवी की जॉब के लिए भर्ती लेने के लिए जो भी सारा प्रोसेस होता है, किसी भी जॉब के लिए कुछ भी आता है इंडियन नेवी के अंदर, उससे रिलेटेड जो वेबसाइट रहती है जो सिर्फ उसी के लिए काम करती है रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसके लिए जॉइन इंडियन आर्मी है, ओ सॉरी इंडियन नेवी है। इंडियन नेवी की जो वेबसाइट है इसी पर आपको आना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे करंट इवेंट्स चल रहे हैं। इन इवेंट्स में से एक इवेंट आपका जो है अभी इस नोटिफिकेशन का है, जो यहाँ पर आप जैसे कि डेट देख रहे हैं, इसी में आपको 1 या फिर 2 मई की डेट दिखेगी जिसके अंदर ये नोटिफिकेशन आपका जो है आया है। तो इसी नोटिफिकेशन को डिस्कस किया जाएगा। ये देखिए जॉइन नेवी, यानी कि ये बेसिकली ये जो आपकी जॉब के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे आपको डायरेक्ट नेवी के अंदर ज्वाइनिंग होगी, नेवी के अंदर जॉब मिलने वाली है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे इस वेबसाइट पर, तो इस वेबसाइट पर ही आपको फॉर्म भरना होगा। आपको एप्लीकेशन के लिंक भी अगर अभी अवेलेबल नहीं है, आप अगर समझेंगे तो अभी नोटिफिकेशन आया है, कोई भी ऐसी डेट नहीं आई है कि कब से ये जॉब मिलने वाली है। मतलब कि अभी आपके फॉर्म फिलअप अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म कब से कब तक एप्लीकेबल रहेंगे, तो इसके लिए आपका जो फॉर्म है वो एप्लीकेबल रहेगा, वो आपका एप्लीकेबल रहेगा मई। अब मई के अंदर एक डेट रखी गई है, उस डेट से ही ये फॉर्म चालू होंगे भरना इस जॉब के लिए। लेकिन आप समझिए 300 से 400 लोगों को अगर लिया जा रहा है तो फिर काफ़ी एक तरीके से बोला जा सकता है सेम पोस्ट के लिए तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो आपको इसको ज़रूर भरना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। अब हम इसी पे पूरा चर्चा करेंगे। जैसा कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सोनेल इन इंडियन नेवी के अंदर रहेगा ये। और आप इसमें देखेंगे एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि यहाँ पे एक टेस्ट होगा, उसके दौरान ही आपको ये रिक्रूटमेंट यानी इस जॉब के लिए लिया जाएगा, इसकी भर्ती ली जाएगी। अब मैं इसमें मेन बात करूँगा, इंडियन नेवी जो है इनवाइट कर रहा है लोगों को जो भी एप्लीकेशन
के लिए एलिजिबल रहेंगे कैंडिडेट, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पे। आपने देखा भी होगा, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है ज्वाइन इंडियन नेवी। तो इसी वेबसाइट पर आके आपको इसके लिए अप्लाई करना है, जो कि चार्ज मैन के लिए रहेगी, redesignated as chargeman. Selected candidate will have to serve in the units under administrative control of headquarters Western Naval Command Mumbai, headquarter Eastern Naval Command विशाखापट्टनम, हेडक्वार्टर्स जो कि आपके हेडक्वार्टर रहेंगे नेवी के साउथर्न नेवल कमांड के अंदर, जैसे कि कोची है यहाँ पे, और हेडक्वार्टर जो आपका अंडमान एंड निकोबार के अंदर है। कमांड क्यों बोला जा रहा है? कमांड बेसिकली ये बोला जाता है कि वहाँ पर जो लोग करेंगे इस जॉब के लिए, तो उस हेडक्वार्टर में वो किस जगह पर है उसके लिए बात हो रही है स्पेशली। ये आपका जो है पोर्ट ब्लेयर के अंदर रहेगा। साथ ही इंडियन नेवी रिजर्व एज द राइट टू पोस्ट कैंडिडेट टू एनी प्लेस इन इंडिया, मतलब कि कैंडिडेट इंडियन नेवी को ये राइट है रिजर्व करने के लिए, फिक्स करने के लिए आपकी पोस्ट को कैंडिडेट की किसी भी प्लेस के अंदर इंडिया के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्रूटमेंट। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोगों की जगह रहेगी उस ऑफिस के अंदर, उस हेडक्वार्टर के अंदर, उस हिसाब से भी आपको यहाँ पर देखा जाएगा कि आपको कौन से ऑफिस के अंदर कौन से हेडक्वार्टर के अंदर ये जॉब दी जाए। यहाँ पर मतलब अगर कैंडिडेट अप्लाई करता है तो अगर नेवी आपको कहेगी कि आपको इस जगह पर जाके आपको इस पोस्ट के लिए जॉब करनी है तो आपको वहीं करनी पड़ेगी। तो ये आपको बोला गया है। आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट सही से पढ़ना है फॉर्म भरने से पहले। ये एडवर्टाइजमेंट का ही वीडियो है, आप अगर फाइल भी देख रहे हैं ये आपके स्क्रीन पर, तो ये पूरा एडवर्टाइजमेंट का ही है। आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन कहीं जाके किसी नेवी के ऑफिस में, हेड ऑफिस में, या फिर आपके ब्रांच में किसी में नहीं जाके भरना है। आपको सिंपली इस फॉर्म को ऑनलाइन आपके जॉइन इंडियन नेवी के वेबसाइट पे भरना है। आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे, आपको सिर्फ उन लिंक पर जाके आसानी से फॉर्म जाके भरना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगी ये। पे स्केल की बात करूँ तो लेवल 6 है, यानी कि 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में आपकी जो है सैलरी हो सकती है। अब मतलब कम से कम आपकी 35,400 तो रहेगी, और बीच में आपकी डिपेंड करेगी आपके काम पर और बाकी सारे एलिजिबिलिटी पर। अब देखिए ट्रेड की बात करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ग्रुप, जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए पोस्ट है, उसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज बात कर रहा हूँ मैं। एक आपका होता है वेपन ग्रुप, या एक आपका वेपन ग्रुप हो जाता है, और एक आपका इलेक्ट्रिकल ग्रुप होता है चार्जमैन के अंदर। तो चार्जमैन की पोस्ट में इलेक्ट्रिकल ग्रुप अलग है और वेपन ग्रुप अलग है, और उस ग्रुप के अंदर अलग अलग पोस्ट है। आपको शायद अभी नहीं समझ आ रहा होगा, हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे तो समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल फिटर एक पोस्ट होती है जिसमें आप देखेंगे उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट में, जैसे कि आप कह सकते हैं बीएससी हो, जिसमें मतलब ऐसे जो आपका डिग्री हो जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा हो, जिसमें आपका फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स, कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। नहीं तो डिग्री नहीं तो डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से। यहाँ पे इंडिया की बात नहीं है, बाहर के भी होंगे तो भी चल जाएंगे। सेम यहाँ पे आप देखेंगे, अगर टोटल वैकेंसी की बात करूँ इस पोस्ट के लिए तो 42 वैकेंसी टोटल इस पोस्ट के लिए। कैटेगरी वाइज आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ से देख पाएंगे। सेम इसी तरीके से कमांड वाइज वैकेंसी डिटेल। अब देखिए कमांड वाइज भी बताया गया है आपको, वैकेंसी ENC ANC। अब ये सब है क्या, शॉर्ट फॉर्म में। हम आगे चल के UR EWS इसकी फुल फॉर्म देखने वाले हैं, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा आप किस कैटेगरी में हैं, तो आपके हिसाब से वो वैकेंसी आपके लिए एप्लीकेबल होगी। सेम इस तरीके से वेपन ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर की पोस्ट है, और गायरो फिटर है, रेडियो फिटर है, रडार फिटर और सोनार फिटर की पोस्ट है। आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी सेम डिग्री इन साइंस मांगी गई है, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी भी एक सब्जेक्ट में हो सकती है। डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा हो सकता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के अंदर होगा। इनमें से किसी में भी अगर डिप्लोमा है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट फिटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर फिटर लिखा है, अलग अलग पोस्ट लिखे हैं और उसके साथ आपकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। सेम इसी तरीके से एक इंजीनियरिंग ग्रुप है, इंजीनियरिंग ग्रुप में आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग ग्रुप में भी बॉयलर मेकर है, एक इंजन फिटर है, और एक फाउंडर की पोस्ट है, GT फिटर है,
सीई फिटर है। अब ये सारे पोस्ट तो आपको समझ आ रहे हैं, क्वालिफिकेशन दिख रही है आपको, वैकेंसी दिख रही है, कैटेगरी वाइज भी आपको दिख रहा है कि किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी है, वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पोस्ट हमने पहली बार सुनी है, इसमें काम क्या करना होगा हमें, ये शायद नहीं समझ आ रहा होगा अभी। तो हम इसके लिए इसी वीडियो में हम जब आगे देखेंगे तो हमें बताया भी गया होगा कि किस पोस्ट पे क्या क्या काम होगा। सेम अगर देखेंगे तो मशीनरी कंट्रोल फिटर, मशीनरी कंट्रोल फिटर भी एक पोस्ट है। REF एंड AC यानी कि रेफ्रिजरेटर एंड AC फिटर की पोस्ट है। फिटर मतलब क्या होता है, उस चीज़ को फिट करने वाला, आप समझेंगे तो जैसे कि AC को फिट करने वाला, तो इसकी ज़रूरत भी वहाँ पड़ती है। जैसे कि आप देखेंगे तो नेवी वालों को जो है खासकर वहाँ पर खुले ओपन ग्राउंड में ये सब काम हो रहा होता है, जो भी नेवी का काम होता है, तो इस वजह से ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप भी है यहाँ पे, जिसके लिए आपको एक तो प्लेटर और वेल्डर, वेल्डर की ज़रूरत रहेगी, सिप राइट की ज़रूरत रहेगी, लेगर, रिगर और सिप फिटर, और बहुत सारे पोस्ट हैं। साथ में उनके क्वालिफिकेशन और वैकेंसी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर हम देखें तो 300 से 400 है, लेकिन पोस्ट हम देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही पोस्ट इसके अंदर दी हुई हैं। टोटल की बात करूंगा मैं यहाँ पे, टोटल आप देखेंगे तो 372 टोटल वैकेंसी है। सारे कैटेगरी वाइज वैकेंसी इंक्लूड कर दें हम अगर, तो 372 टोटल लोगों को लिया जाएगा इंडियन नेवी में इस भर्ती के दौरान, इस रिक्रूटमेंट के दौरान। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है सुटेबल कैटेगरी फॉर ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जहाँ पर भी आपको VH दिखे, HH दिखे, OH दिखे, उसका मतलब वो डिसेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे कि एब्रीवेशन जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि UR मतलब है अनरिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट है, SC मतलब शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, ST मतलब अनुसूचित जनजाति, OBC मतलब कि पिछड़ा वर्ग, AWS मतलब हो जाता है आपका आर्थिक रूप में, EWS होता है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर आप कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पे PWBD लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे कैटेगरी लिखे हुए हैं आप देखेंगे। तो ये ऊपर हमने देखा था कैटेगरी लिखा हुआ, तो उसके वो शॉर्ट फॉर्म में थे, तो उनके फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। आप इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में, सब कैटेगरी में जरूर आते होंगे पक्का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन रहेगा क्या किसी कैंडिडेट को यहाँ पर, जैसे कि हमने बात करी है, तो रिजर्वेशन गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से अगर होगा किसी वैकेंसी पर किसी कास्ट के हिसाब से तो रिजर्वेशन होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। अब एज लिमिट की बात कर लूँ और रिलैक्सेशन एंड क्रूशियल डेट की बात कर लेता हूँ, मतलब जो इंपॉर्टेंट डेट है। अब देखिए एज आपकी 18 से 25 के बीच में होगी अगर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि 18 कंप्लीट हो जाए और 25 से नीचे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्रूशियल डेट भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। एज लिमिट जो रहेगी वो आपकी कब से देखी जाएगी, जैसे कि ये फॉर्म जब तक भरे जाने हैं उस फॉर्म भरने वाली डेट जो लास्ट है उस डेट तक आपकी उम्र जो भी होगी, एज जो भी होगी, चाहे वो 18 हो, 25 हो, 30 हो, वही कैलकुलेट होगी। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब रिलैक्सेशन आपको बता देता हूँ, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, OBC से हैं तो 3 साल का रहेगा, और PWBD कैंडिडेट है यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, यानी कि अलग अलग डिसेबिलिटी है अगर किसी कैंडिडेट को, तो उसको UR कैटेगरी वालों को 10 साल का है, OBC वालों को 13 साल का है, और SC ST वालों को 15 साल का है। मतलब ये समझ लीजिए कोई पर्सन जो है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, चाहे वो कोई सी भी हो, जो कि लिस्ट में लिखा भी होता है उनमें से कोई सी होगी, तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, प्लस आपको जो अपने कैटेगरी वाला रिजर्वेशन है वो भी वहाँ पे इंक्लूड होगा। जैसे कि आप अगर OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगा एज में, साथ में अगर आप डिसेबिलिटी से भी हैं किसी तो आपको 10 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि आपके 13 ईयर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यानी कि आप अपने OBC वाला कैंडिडेट जो है अगर वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में भी आता है तो उसके 25 के अंदर आपके 13 ईयर और इंक्लूड हो जाएंगे, तो फाइनली वो कैंडिडेट जो होगा वो 38 ईयर तक जो है अप्लाई कर सकेगा इस फॉर्म को। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। सेम इसी तरीके से आपका लिखा हुआ है अलग अलग कैटेगरी वाइज, और आपका पहले से ही अगर पर्सोनल यानी कि वो पहले से ही काम कर रहे होते हैं किसी ना किसी ब्रांच में इंडियन नेवी के अंदर ही, और फिर भी इस पोस्ट को अप्लाई करते हैं तो उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब देखिए कैंडिडेट अगर वो क्लेम करता है कि यानी वो वैकेंसी में रिजर्वेशन चाहता है जैसे कि एज के अंदर, तो उसको अपने सर्टिफिकेट को ज़रूर लगाना पड़ेगा फॉर्म के साथ ही, नहीं तो उसको वो रिजर्वेशन, उसको एज में छूट नहीं मिलेगी। सेम अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया अभी हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सिर्फ आप इतना मान के चलिए कि आपके पास भाई डिग्री तो जो है होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में किसी में भी हो, या फिर
डिप्लोमा भी चल जाएगा किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, जैसा कि मैंने आपको बताया। हालांकि पोस्ट वाइज भी थोड़ा बहुत लाई करेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। नेचर ऑफ ड्यूटी की बात कर लेते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, तो अंडर जनरल सुपरविजन ऑफ ऑफिसर्स एंड सोप फॉरमैन द चार्ज मैन इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक रिपेयर। उसको क्या करना होगा, उसको ऑफिसर के सुपरविजन, मतलब कि वो जो बड़े ऑफिसर है उनके अंडर रह के उसको क्या करना है, रिपेयरिंग का काम करना है, रिफिट, कुछ रिफिट करना होगा, जैसे कि शिप्स को, सबमरीन्स को, और उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, साथ में स्ट्रक्चर बोथ ऑन बोर्ड और एंड इन द शॉप फ्लोर। मतलब कि ऑन बोर्ड मतलब कि जब इंडियन नेवी के जो है शिप में होते हैं तब भी आपको ये चीज़ें देखनी है। साथ में अगर दूसरी जगहों पे शॉप फ्लोर पर भी अगर ये चीज़ कराई जाएगी तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। रिपेयरिंग और दोबारा कोई चीज़ फिट करने से रिलेटेड रहेगा, जैसे आपने देखा भी था पीछे हमने फिटर की पोस्ट काफ़ी देखे थे। तो इस तरीके से मेंटेनेंस और ये सारे काम रहेंगे। नहीं तो आपको ये वाला पैराग्राफ ज़रूर पढ़ना है। ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में लिखा हुआ है आपका एक्चुअल में जो काम होगा चार्जमैन की पोस्ट के लिए, वो इस पैराग्राफ में आपको आसानी से देखने को मिलेगा। सर्विस कंडीशंस क्या क्या रहेंगी तो वो यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया रिक्रूटेड कैंडिडेट विल गेट, उसको जो है लेवल 6 का पे स्केल मिलेगा जो कि 7th CPC के हिसाब से है फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए। एंड और जो बाकी बेनिफिट्स होंगे वो भी उसको मिलेंगे, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, मतलब कि जो उसे घर मिलेगा उसको उसका किराया, मतलब कि किराया देना, रेंट अलाउंस मतलब कि किराया अलाउड होगा, मतलब कि किराया माफ़ होगा। साथ में ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, गाड़ियों का आना जाना रहेगा। चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस मतलब कि उसका अगर कोई उसके कोई चिल्ड्रन होंगे जो अप्लाई कर रहे हैं, चिल्ड्रन मतलब कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मतलब कि पढ़ाई का भी कुछ मिलेगा। लीव ट्रैवल कंसेशन भी मिलेगा, मतलब कि आपको छुट्टी के साथ भी कुछ कंसेशन मिलेंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से होते हैं। तो ये सारे कुछ रहेंगे आपको फ़ायदे जो कि आपको दिए जाएंगे जब आप अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आप 15 मई से 29 मई यानी कि 2 हफ्ते तक इस फॉर्म को भर सकेंगे। 15 मई के सुबह के 10 बजे से फॉर्म भरना है आपको, और 29 मई के रात के 11 बजे तक अगर आप इस फॉर्म को भर देते हैं तो फाइनली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे और आपको फिर उसके बाद इसके लिए एग्ज़ाम देना होगा। अब देखिए मेन बात आपकी यहाँ पे ये है कि 29 मई को जो आपकी उम्र होगी, चाहे वो 18 हो, 30 हो, 25 हो, 32 हो, 40 हो या फिर कोई भी हो, वो देखी जाएगी। आपको 25 से कम होना ज़रूरी है। अब कैंडिडेट के लिए सिटीजनशिप की बात कर लेता हूँ, उसका इंडियन होना या फिर इंडिया मतलब इंडिया का नागरिक होना ज़रूरी है। इंडिया का नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि वो नेपाल का हो, भूटान का हो, तिब्बतन का हो, लेकिन उसके साथ कुछ रूल है, जैसे कि आपको पहले बताया भी गया है कि 1962 में अगर वो परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे वहाँ के लोग इंडिया के अंदर, तो वो फाइनली उनके पास प्रूफ हैं इन चीज़ों के, तो फाइनली वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि उनके जो जनरेशन के नेक्स्ट लोग होंगे, यानी अब जो जनरेशन के लोग होंगे उनकी उन्हीं के परिवार में वो इसको भर सकते हैं। और भी कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट जनरल इंस्ट्रक्शन है। मेनली जो इंस्ट्रक्शन मेन पॉइंट यही होता है हमारा, एक तो एज लिमिट हो जाता है कि कितनी उम्र वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्या क्या जो है योग्यता मांगी जा रही है, मतलब कितना पढ़ा लिखा मांगा जा रहा है, और साथ में फॉर्म की फ़ीस क्या है, और यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट को सिंपल ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको जॉइन नेवी की वेबसाइट पर आना है, वेज टू जॉइन पर जाना है, और उसके बाद सिविलियन पर जाना है। चार्ज मैन का ऑप्शन मिलेगा, वहीं पर आप इस चीज़ को भर पाएंगे। तो इस तरीके से पूरा आपको बताया गया एक एक चीज़ की आपसे ना छूटे। सबसे पहले आप वेबसाइट पर आएंगे, फिर जॉइन नेवी पे जाएंगे, फिर वेज टू जॉइन पे जाएंगे। जैसे कि आपको दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैं वेबसाइट पर हूँ, यहाँ पे मैं जॉइन नेवी पे जाऊँगा और जॉइन नेवी में वाई जॉइन वेज टू जॉइन, तो वेज टू जॉइन में ऑफिसर है और सिविलियन है। सिविलियन के अंदर आप देखेंगे, सिविलियन के अंदर भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है चार्ज मैन 2, तो इसके अंदर मैं जैसे ही जाता हूँ तो मेरे को दूसरी जगह पे मैं आ जाऊँगा। विश टू कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू करना है, दूसरे वेबसाइट पर ले जा रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए वेलकम टू इंडियन नेवी, तो आपको यहाँ पे आ जाया जाएगा। उसके बाद आपको यहीं पर आके अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, वेलकम टू इंडियन नेवी ही लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इसके लिए फॉर्म भरना चालू नहीं हुआ है। हालांकि आपको बता दिया गया है कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो इसी तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा। और कब से कब तक भरना है वो आपको बता दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो इस डेट के बीच में आपको फॉर्म भरना होगा। चलिए फॉर्म भरने की बात हो गई है हमारी, और अब भरना कैसे है, फॉर्म में क्या क्या भरना होगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट को फर्स्टली रजिस्ट्रेशन करना है वेबसाइट पर।
रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट को एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जब वो रजिस्टर कर देगा। लेकिन रजिस्टर करेगा कैसे? तो उसको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर चाहिए अपना, जो कि वैलिड रहे, जो कि आजकल में वो यूज़ कर रहा हो, तो उसको यूज़ करके वो फाइनली रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होगा। अब मेनली यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे, आपको अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जैसे कि चॉइस ऑफ कमांड फॉर पोस्टिंग इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, दिस विल हैव नो बियरिंग ऑन देयर मेरिट, दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूटिलाइज बाय द नेवी टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ये आपको भी बताना पड़ेगा कि आपको पोस्ट की जो प्रेफरेंस है कि कहाँ पर चाहिए वो पोस्ट, वो भी आपको बताने पड़ेंगे, ऑप्शन में मिलेंगे आपको फॉर्म भरते समय कि आपको पोस्टिंग चाहिए कहाँ पे, तो आप उस चीज़ को भर देंगे। फिर इंडियन नेवी जो है उसके हिसाब से डिसाइड करेगा, नहीं तो अगर बाद में लगेगा, इंडियन नेवी को लगेगा कि आपने जो प्रेफरेंस भरा उस हिसाब से वहाँ जगह नहीं है आपको जॉब देने के लिए, तो ऐसे में वो अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं। साथ ही यहाँ पे बोला गया है टू एक्सटेंड फिजिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। आप देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट में एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि 20 से 50 केबी के बीच में रखा गया है उसका साइज़। साथ ही यहाँ पे एक सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा आपको, उसका भी 10 to 20 केबी के बीच में साइज़ होना चाहिए। और बाकी आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करने पड़ेंगे आपके, अगर मांगे जा रहे हैं, अगर आप किसी रिजर्वेशन में आ रहे हैं तो इस तरीके से आपको करना है। नो प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड। देखिए यहाँ पे कोई प्रिंट कॉपी एप्लीकेशन की सेंड नहीं करनी इंडियन नेवी को, बट आप फॉर्म भरने के बाद उसको ज़रूर प्रिंट लेके रखें, एक प्रूफ के लिए, एक रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जिससे कि बाद में वो मांगा जाए तो काम में आए। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, candidate applying for more than one post should submit their application complete in all respects separately. Candidate who have applied more than one post should be aware that center for each examination may be different and examination may be on the same day and shift. So if the examination are in two different shifts on the same day, it will be the candidate responsibility to reach the allocated center. If the examination for two posts applied by the candidate in the same shift, she will be able to appear in the exam of one post as per his चॉइस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, कैंडिडेट को बोल तो दिया गया है कि कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि कैंडिडेट ने देखा कि चार्जमैन की पोस्ट के लिए जॉब है, अच्छी खासी जॉब है और तरह तरह की पोस्ट है पूरे इंडिया के अंदर। तो ऐसे में कैंडिडेट सोचेगा कि मैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूँ, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन कैंडिडेट को ये बोला जा रहा है कि कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको सेपरेटली, उसको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। और मेन बात यहाँ पे ये रहेगी कि कैंडिडेट जब अप्लाई करेगा इन पोस्ट के लिए, उसको ऐसा हो सकता है कि अब अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेबस अलग है, पैटर्न अलग रहेगा, एग्ज़ाम का अलग अलग शिफ्ट में होगा। अगर कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया उसका एग्ज़ाम अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग शिफ्ट में होगा तो वो आराम से दे देगा शिफ्ट में जाके या फिर अलग अलग दिन जाके। लेकिन अगर सेम डे में सेम शिफ्ट पर उसके एक से ज़्यादा वाले पोस्ट के एग्ज़ाम हो गए तो वो ऐसे में एक ही एग्ज़ाम देगा, तो वो एक एग्ज़ाम उसकी चॉइस के हिसाब से वो दे सकता है, बाकी वाला छोड़ सकता है। अब वो छोड़ देगा जिस एग्ज़ाम को, तो वो पोस्ट फाइनली उसके हाथ से चली जाएगी। तो ये बात आपको बता दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस आप देखेंगे तो नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी, जो कि आपको 278 रुपीज़ को पे करना है, प्लस एप्लीकेबल चार्ज आपका रहेगा, जो अगर ऊपर से जो ऑनलाइन चार्जेस होते हैं पेमेंट के वो एक्स्ट्रा रहेंगे, आपको पे करने पड़ेंगे। तो यानी कि 278 रुपीज़ पे करने हैं। ये वन पोस्ट का है, आप सेवरल पोस्ट सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है हर पोस्ट के अलग अलग पैसे हों। अब देखिए एक्सेप्शन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, ऑल वुमेंस, जितने भी औरतें हैं, जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, उनको एक भी रुपये पे नहीं करने हैं। SC ST PWBD और ESM कैटेगरी वाले कैंडिडेट को भी बिल्कुल पे नहीं करने हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो या किसी दूसरे जेंडर से हो। लेकिन जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल और आपका OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट को फीस जरूर पे करनी है 278 रुपीज़ की। अब एग्जामिनेशन सिटी की, एग्ज़ाम कहाँ का होगा ये आपको चूज़ करना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको कैंडिडेट द ऑप्शन वंस गिवन बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। आपको याद रखना है ये फाइनल आप चूज़ करेंगे अपना सेंटर फॉर्म भरते समय, और ये फाइनल रहेगा। जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, दिल्ली, और इस तरीके से हम अगर देखें तो यहाँ पे टोटल इतने स्टेट के अंदर
इतने सिटी के अंदर ये एग्ज़ाम होगा। इन सिटी के अंदर सेंटर जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे जैसे पोर्ट विलेयर में होगा, और जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में होगा, बिहार के अंदर पटना के अंदर होगा, असम के अंदर गुवाहाटी के अंदर होगा। तो ये यहाँ पे सिटी हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम होगा। अब इन सिटी के अंदर सेंटर हो सकते हैं, एक हो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन इन्हीं इसी जगहों पर सेंटर रहेंगे और कहीं इसके अलावा आपका ये जो पेपर है इस जॉब के लिए नहीं होगा। तो आपको, आप जब सेंटर चूज़ करेंगे तो आपको यही सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले आपको स्टेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि जो आपके स्टेट के ऑप्शन रहेंगे वो ये सारे रहेंगे। फिर स्टेट के बाद आपको सिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिटी के ऑप्शन में आपके पास ये वाले ऑप्शन सारे रहने वाले हैं। अब रिजेक्शन क्राइटेरिया है कि किस किस कंडीशन में आपका रिजेक्शन हो सकता है एप्लीकेंट का। अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है तो वो उसका फॉर्म किस किस कंडीशन में कैंसिल हो जाएगा। तो पहला तो ये है कि द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड: नॉट मीटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर वो भाई क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर रहा है एजुकेशन वाइज, एज वाइज, तो कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। साथ ही यहाँ पर यह है कि उसने अगर ब्लर फोटो अपलोड कर दिए, सिग्नेचर या फिर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो फॉर्म कैंसिल होगा। या फिर ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर वन पोस्ट कोड इफ अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन सक्सेसफुली फॉर द सेम पोस्ट। अब एक ही पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म भर रहा है सेम एक ही कैंडिडेट, तो यहाँ पे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको अलग पोस्ट के लिए अलग फॉर्म तो भरने हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक ही पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म भर दिया ये सोच के कि मेरा पहला वाला फॉर्म सही से सबमिट नहीं हुआ, मैं दूसरा फॉर्म भर देता हूँ, तो ऐसे में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये इसका एग्ज़ाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब आएगा। तो वेबसाइट पर ही बताया जाता है, ऑनलाइन ही इंडियन नेवी के वेबसाइट पर आपको बताया जाएगा एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। अब देखेंगे आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए एग्ज़ाम देते समय। कैंडिडेट को रिपोर्ट, अगर वो लेट पहुँचता है तो एक्शन होंगे उसके खिलाफ, उसको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड उसको ज़रूर ले जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आईडी प्रूफ उसको लेकर जाना है एग्ज़ाम देते समय। खासकर वो वाला आईडी प्रूफ ले जाए वो कैंडिडेट जो अगर वो फॉर्म में अप्लाई करते में लगाएगा, वो लेके जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बता देता हूँ। अब सिलेक्शन होगा कैसे इस जॉब के लिए। सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, स्कीम ऑफ एप्लीकेशन। देखिए इंडियन नेवी विल स्क्रीन ऑल एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड ऑनलाइन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेयरली फुलफिलिंग द बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया डज नॉट ऑटोमेटिकली एंड टाइटल अ पर्सन एप्लीकेंट टू बी कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट। देखिए आपने फॉर्म भर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। पहले फॉर्म भरने के बाद आपका ये भी होना चाहिए कि सारी जो आपने चीज़ें दी है वो वैलिड हैं, एक एक्चुअल चीज़ें हैं। आप सारे सर्टिफिकेट्स, क्वालिफिकेशन, एज, सब कुछ जो भी बता रहे हैं, कैटेगरी, कास्ट, सब कुछ रियल होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए, तभी आपको माना जाएगा कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि आपके सिर्फ फॉर्म भर देने से नहीं माना जाता। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑल शॉर्ट लिस्टेड या फिर एलिजिबल कैंडिडेट को जो है एग्ज़ाम देना है। सीबीटी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस जो रहेगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 10 मार्क्स का रहेगा। साथ में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी 10 मार्क्स का होगा। जनरल इंग्लिश भी यहाँ पर 10 मार्क्स का होगा। अब अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है टोटल 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है और 100 ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। और आपके पास 5 पार्ट आएंगे पेपर के अंदर, जिसके अंदर सिलेबस स्पेसिफाइड टू द पोस्ट अप्लाइड। एक तो पोस्ट के लिए, जिसके पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका अलग सिलेबस रहेगा, उसका एक पार्ट आएगा। बाकी के 4 पार्ट कॉमन रहेंगे हर पोस्ट के लिए, जो कि आपको दिख रहा है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, साथ में रीजनिंग आएगी। तो ये हमने पैटर्न की भी बात कर ली है। अब हम एक बार सिलेबस को भी देख लेते हैं। सिलेबस हमारे सेक्शन वाइज, पार्ट वाइज क्या क्या रहने वाला है आप देखेंगे तो सेक्शन वाइज आप देख रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस लिखा हुआ है सारा, साथ ही यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और बाकी सारा सिलेबस भी लिखा हुआ है। रिवॉल्यूशन ऑफ टाई केसेस मतलब होता है अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जो बड़ा होगा उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखे जाएंगे, मतलब कि उसको रैंक अच्छी दी जाएगी दूसरे कैंडिडेट के कंपेरिजन में। नहीं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा उनके नाम का, जिसका पहले आ रहा होगा उसको देखा जाएगा, उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा। प्रोविजंस फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या क्या हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। साथ में आपकी और भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको भी आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो ये हमने बात कर ली है। अब डिस्क्लोजर ऑफ स्कोर्स एंड रैंकिंग ऑफ कैंडिडेट पब्लिकली।
अब देखिए पब्लिकली मतलब होता है आपको एक्चुअल में वेबसाइट पर सबके लिए आप कोई भी जाके देख सके आपके स्कोर रैंकिंग, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं आपके लिए। इंडियन नेवी ऑफिशियली वेबसाइट पर डाल देता है सब कुछ, आपके मार्क्स, आपके कितने मार्क्स आए, किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स आए, और सारा कुछ जो उसकी डिटेल रहेगी रैंक वाइज सब कुछ जो है वो आपकी डाली जाती है वेबसाइट पे, अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये वेबसाइट पर ही डाला जाता है। आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, जेंडर, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टोटल मार्क्स कितने आए आपके, और रैंक कितनी आई मेरिट में, साथ में मैरिटल स्टेटस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, सारा कुछ जो है आपने जो भी एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप application form, the candidate will have two option to opt out disclosing the above details publicly। कैंडिडेट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अगर चाहे तो वो अपनी डिटेल को पब्लिकली ना करवाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहे कि मेरी डिटेल्स वेबसाइट पे मत दिखाओ, ऐसा अगर कोई कैंडिडेट चाहता है तो वो भी करवा सकता है। आपके मार्क्स से रिलेटेड जो बाद में आते हैं, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट। अब देखिए एक्शंस होते हैं अगेंस्ट कैंडिडेट के, अगर इफ़ द कैंडिडेट आर फाउंड टू indulge at any stage for the malpractices listed below during the conduct of examination। मतलब कि एग्जाम कंडक्ट कराने में कोई प्रॉब्लम अराइज कर रहा है कैंडिडेट, कोई खेद, कोई ऐसे सिचुएशन जो है उनको वहाँ पर बढ़ावा दे रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ कर रहा है जो कि एग्ज़ाम के पूरे पैटर्न को, प्रोटोकॉल्स को, रूल के विरुद्ध रहेगा, तो यहाँ पर उसके खिलाफ एक्शन होते हैं। टाइप ऑफ मेल प्रैक्टिस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग कंडीशन में। जैसे कि कोई कैंडिडेट कुछ ना कुछ यहाँ पे सिचुएशन ऐसी अराइज करता है जो कि किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड है, एग्ज़ाम को बीच में छोड़ के चले जाना, एग्ज़ाम के प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करना, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर लेना, कोई चिट्स यूज़ करना एग्ज़ाम के दौरान, या फिर कुछ भी ऐसा करना जान अपनी गलती से। ऐसा नहीं है, वो अपने अगर वो अपने आप को ये सब जानते हुए गलती करता है तो डिपार्टमेंट होते हैं जो कि आपका 2 साल 3 साल और इस तरीके से रहता है। तो ये गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होता है। अब देखिए कॉजन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, कैंडिडेट को एडवाइस दी जा रही है प्रे टू फॉल्स, कि वो ऐसी कोई भी सिचुएशन को ना करे और पूरा प्रोसेस जैसा सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसी तरीके से वो सारा फॉलो करे और फाइनली अपनी जॉब ले। तो ये आपको बोला जा रहा है। तो यही था आपके लिए अपडेट। मैंने सिलेबस भी बता दिया है, एज भी बता दिया है, आपको सारा कुछ बता दिया गया है भाई एग्ज़ाम के लिए। तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, फॉर्म भरने की फ़ीस से लेकर और आपके नोटिफिकेशन और कहाँ एग्ज़ाम होगा और साथ ही कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, आपने देखा होगा कहीं हमें देखने को नहीं मिला है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे हमने यहाँ पैटर्न भी देखा तो कहीं यहाँ पर नहीं लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग है, अगर होता तो यहाँ पर लिखा होता देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। देखिए यहीं पर लिखा है, ये पॉइंट हमने मिस कर दिया था, एक बार हम इस चीज़ को देख लेते हैं। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यहाँ पे आप आंसर गलत भी करके आ जाएंगे तो आपके नंबर नहीं काटने वाले हैं, ये बता दिया गया है पूरे पेपर के दौरान। और इंग्लिश हिंदी दोनों पेपर में, दोनों लैंग्वेज में पेपर हर कैंडिडेट को मिलने वाला है। हालांकि इंग्लिश, जनरल इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर तो इंग्लिश में ही रहेंगे, बाकी सारा जो सेक्शन होगा वो सारा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो इस तरीके से है ये वैकेंसी, काफ़ी अच्छे वैकेंसी है। और देखेंगे इसमें अगर आप, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 372 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल इंडियन नेवी के अंदर चार्जमैन की पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट पे, जैसे कि फिटर था, कहीं ना कहीं और भी कुछ हमने देखे थे, वो सारा कुछ था। तो इस तरीके से आपको करना है। और इसके जो फॉर्म है वो 15 मई से चालू हो रहे हैं, 15 मई से आप इन फॉर्मों को भर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।